हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेट इकोनॉमिक्स क्लासेस। आई एम प्रियंका। और अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम जो है वो सीरीज ये स्टार्ट कर रहे हैं हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट्स से। हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट्स में अगर हम बात करें, सो वी हैव वेरियस इकोनॉमिक थॉट्स, दैट इज मर्केंटलिज्म, फिजियोक्रेट्स, क्लासिकल, मार्क्सिस्ट, नियोक्लासिकल, केन्सियन एंड मोनेट्रिस्ट स्कूल ऑफ थॉट्स। ये इकोनॉमिक थॉट्स हमें डिस्क्राइब करते हैं कि किस तरीके से इकोनॉमिक से रिलेटेड जो है चीजें और बेस जो है वो डेवलप हुआ, अलग अलग थ्योरीज जो आई हैं वो किस तरीके से आई हैं। ठीक है, बेसिकली ये इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज का अगर आप एग्जाम दें तो उसके लिए ये नोट्स काफी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। एंड नेट के बेस की अगर हम तैयारी करें तो नेट में भी आजकल काफी इजी क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, कहीं से भी क्वेश्चन आ रहे हैं और बिल्कुल बेस से क्वेश्चन आ रहे हैं। सो वी हैव टू read or we have to do a complete understanding of all the bases. Okay, so mercantilism theory से अगर हम start करें तो I have described it in a image. एक इमेज में मैंने इस चीज को शो करने की कोशिश की है that you have shown a gold, silver। और मर्केंटलिज्म का अगर हम दूसरा नाम लें तो मर्केंटलिज्म को हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग नेशन स्टेट। मर्केंटलिज्म जो है वो बात करता है एक स्ट्रॉन्ग नेशन स्टेट की, और वो कैसे आएंगी उन चीजों को हम सबको डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे हम मर्केंटलिज्म में क्या क्या चीजें पढ़ेंगे। कंसेप्ट ऑफ मर्केंटलिज्म, मर्केंटलिज्म क्या है, क्या क्या फैक्टर्स है जिसकी वजह से मर्केंटलिज्म इकोनॉमिक थॉट जनरेट हुआ, क्या मेन आइडियाज हैं, इनको क्रिटिकली एस्टिमेट करना और किस तरीके से इसकी डिक्लाइन हुई। सो ये सारे 5 फैक्टर्स को हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो अगर हम इसकी बात करें तो मर्केंटलिज्म जो थॉट है ये बेसिकली प्रिवेल हुआ था यूरोप में, और कौन सी सेंचुरी के अराउंड, 16 टू 18 सेंचुरी के अराउंड। और इस इकोनॉमिक थॉट को बोला गया था मर्केंटलिज्म। डोमिनेंट सिस्टम मींस ऑल ओवर यूरोप, हर जगह इस इकोनॉमिक थॉट का यूज हो रहा था और सब इनकी बात मान रहे थे। मर्केंटलिज्म किसी एक इकोनॉमिस्ट का नाम नहीं है, ये ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स हैं जो अलग अलग ग्रुप ऑफ इकोनॉमिस्ट है जो ये अलग अलग कंट्रीज में, अलग अलग स्टेट्स में इसके बारे में लिख रहे थे। ओके, सो अगर हम बात करें 16 टू 18 सेंचुरी तक ये चला, तो 16 में 15 सेंचुरी के एंड में इसकी स्टार्टिंग हुई। 17 सेंचुरी में ये अपने पीक पे पहुंचा और 18 सेंचुरी में आते आते इसका डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया। अलग अलग कंट्रीज में मर्केंटलिज्म थॉट को अलग अलग नामों से जाना जाता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इंग्लैंड में कहें तो इसे कमर्शियल सिस्टम या मर्केंटाइल सिस्टम भी बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने कॉमर्स और फ्री ट्रेड को काफी इंपॉर्टेंस दी थी। इसे रेस्ट्रिक्टिव सिस्टम भी बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे जो पॉलिसीज हैं उनमें रेस्ट्रिक्शंस हैं, रेगुलेशंस हैं ऑन कॉमर्स एंड ट्रेड बाय द गवर्नमेंट। फ्रांस में इसे बेसिकली कॉल्बर्टिज्म के नाम से जाना जाता है। कॉल्बर्टिज्म नाम जो पड़ा वो पड़ा फाइनेंस मिनिस्टर थे लुई 14 के फाइनेंस मिनिस्टर जिनका नाम था कॉल्बर्ट, ही इज कॉल्बर्ट। और इन्होंने काफी रिलीजियसली इस मर्केंटलिज्म पॉलिसी को जो है वो फॉलो किया और करवाया फ्रांस में। उसकी वजह से फ्रांस को काफी नुकसान भी हुआ और धीरे धीरे बेसिकली फ्रांस में ही एक नई इकोनॉमिक थॉट का जनरेशन हुआ जिसका नाम था फिजियोक्रेट्स, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। जर्मनी और ऑस्ट्रिया की अगर हम बात करें तो जर्मनी ऑस्ट्रिया में इसे कैम्ब्रलिज्म नाम के जाना जाता था। कई जगह इसे बुलियनिज्म नाम से जाना जाता था क्योंकि यहाँ पे मर्केंटलिज्म में बेसिक जो इंपॉर्टेंस दी गई थी वो किसे दी गई थी, गोल्ड एंड सिल्वर को दी गई थी। अगर हम इस इकोनॉमिक थॉट की अगर हम बात करें तो कई सारे बिजनेसमैन, मर्चेंट्स अलग अलग कंट्री में उन्होंने कई सारे पेपर्स में, पैम्पलेट्स में इसके बारे में, इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में जो है वो डिस्क्राइब किया। और उसके बाद इकोनॉमिस्ट ने इन चीजों को एनालाइज किया और उसमें एक यूनिफॉर्मिटी आई। उस यूनिफॉर्मिटी जो सबके थॉट्स में थी, इन सबको एक ग्रुप की फॉर्मेशन दी और उन्हें एक नाम दिया मर्केंटलिस्ट। ओके, ये पॉलिसीज अगर हम बात करें तो सिर्फ इंग्लैंड और जर्मनी या फ्रांस में ही नहीं थी, जबकि रशिया, स्पेन, स्कॉटलैंड यहाँ पे भी मर्केंटलिज्म पॉलिसीज को फॉलो किया जा रहा था। कई सारे इकोनॉमिस्ट ये भी कहते हैं कि ये 300 ईयर्स तक पॉलिसी चली थी, लेकिन हम कभी एग्जैक्टली डेट नहीं बता सकते कि इस दिन से किसी चीज की शुरुआत हुई और इस दिन पे वो खत्म हो गई। ओके, सो ये प्रिवेल करती हैं फ्रॉम द टाइम पीरियड, दे हैव द टाइम पीरियड। ओके, नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स दैट शेपिंग मर्केंटलिज्म। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स थे
जो मर्केंटलिज्म पॉलिसीज की तरफ लेके जा रहे थे। ये सारे नोट्स, हैंड रिटन नोट्स मैं आपको पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगी अपने टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप अपने नोट्स उस हिसाब से प्रिपेयर खुद भी कर सकते हैं और उन नोट्स को पढ़ भी सकते हैं वीडियो देखने के बाद। सो इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू ऑल। ओके, सो नाउ मर्केंटलिस्ट पॉलिसीज के पीछे क्या क्या फैक्टर्स थे? वी हैव द इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, religious and cultural factors. They all were responsible for the emergence of mercantilism. किसी एक चीज के कारण कोई इकोनॉमिक थॉट जनरेट नहीं होता है। जब सारी कंट्रीज में ऐसा हो कि सेम प्रॉब्लम आ रही है और उससे रिलेटेड सब लोग जब लिखने लग जाए, इकोनॉमिकली भी, पॉलिटिकली भी, रिलीजियसली भी, कल्चरली भी, तो वो एक शेप देता है एक नई पॉलिसी को। तो सबसे पहले बात होती है इकोनॉमिक फैक्टर्स की। इकोनॉमिक फैक्टर्स की बात करें सो टुवर्ड द एंड ऑफ 15th सेंचुरी के एंड में आते आते डोमेस्टिक इकोनॉमी चेंज हो रही थी किसमें? अब एक्सचेंज इकोनॉमी में। डोमेस्टिक इकोनॉमी पहले सिर्फ सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी, अब एक्सचेंज इकोनॉमी में वो बदल रही थी। उसके बाद अगर हम बात करें एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी अब किस में चेंज हो रही थी? इंडस्ट्री में चेंज हो रही थी, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी बन रही थी। इंडस्ट्रियल इकोनॉमी बन रही है तो ट्रेड भी चाहिए। उसके बाद ट्रेड के लिए सबसे मेन चीज क्या है? ट्रेड के लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है मनी। और उस टाइम पे मनी अवेलेबल था किस फॉर्म में? गोल्ड एंड सिल्वर की फॉर्म में। तो बेसिक चीज क्या थी? लोगों को, अब लोग डोमेस्टिक इकोनॉमी से एक्सचेंज इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे थे, एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री की तरफ बढ़ रहे थे, गोल्ड एंड सिल्वर की इंपॉर्टेंस बढ़ रही थी, कॉमर्स का एक्सपेंशन हो रहा था, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही थी, ट्रांसपोर्ट की इंपॉर्टेंस बढ़ रही थी। तो ये सारे क्या है? इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से मर्केंटलिज्म पॉलिसी बनी। उसके बाद अगर हम पॉलिटिकल फैक्टर्स देखें तो क्या क्या पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं एक इकोनॉमिक थॉट के लिए? यहाँ पे हर नेशन क्या चाहता है? हर नेशन अपनी इंडिपेंडेंस को प्रिजर्व करना चाहता है कि हर नेशन जो है वो इंडिपेंडेंट रहे, और वो इसके लिए दूसरे नेशंस को क्या समझेगा? एज ए एनिमी ट्रीट करेगा कि दूसरा देश क्या है? हमारे लिए दुश्मन है, हमें इंडिपेंडेंट रहना है। मीन्स दे वांट टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग एंड पावर स्टेट। एक स्ट्रॉन्ग और पावर स्टेट बनाना चाहते हैं, हर एक इकोनॉमी यही चाहती है। ठीक है, तो मर्केंटलिज्म ने क्या ट्राई किया कि दे स्टार्ट रेगुलेटिंग द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ द पीपल। रेगुलेट करना स्टार्ट किया किस पॉलिसी में? मर्केंटलिज्म पॉलिसी में। रेगुलेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, गवर्नमेंट रेगुलेट करे चीजों को। ओके, नेक्स्ट, व्हाट आर द कल्चरल फैक्टर्स बिहाइंड दिस? सो कल्चरल फैक्टर्स क्या थे? अब लोगों को ये समझ में आने लगा कि हमें एक वर्ल्डली लाइफ से निकल के एक हेवनली लाइफ की तरफ, अगर हम सिर्फ अपने ही दुनिया में जीते रहेंगे, एक हेवनली लाइफ में ही जीते रहेंगे, तो हमें दूसरे देशों के बारे में कैसे पता चलेगा? हम वर्ल्ड इकोनॉमी से कैसे इंटीग्रेट कर पाएंगे? तो हमें अब लोगों ने हेवनली लाइफ से छोड़ के वर्ल्डली लाइफ को इंपॉर्टेंस देना स्टार्ट कर दिया। मीन्स अब लोगों के लिए मनी ने एक इंपॉर्टेंट जगह ले ली थी। मनी टेकन प्लेस एन इंपॉर्टेंट प्लेस इन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। Now we will discuss what are the scientific factors behind the generation of this economic thought. तो scientific methods की अगर हम बात करें तो क्या क्या scientific factors थे? नई नई inventions आ गई थी, like compass, like printing press। ये दो चीजें इन्वेंट हुई थी उसी टाइम पे। तो अगर हम कंपास की बात करें सो इट विल हेल्प टू लेट द डिस्कवरी ऑफ न्यू कंट्रीज, नई नई कंट्रीज हम इसे डिस्कवर कर सकते हैं। प्रिंटिंग प्रेस की बात करें तो हम अपने आइडियाज को, अपनी नॉलेज को स्प्रेड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं लोगों के साथ। अगर हम नई कंट्रीज को डिस्कवर करेंगे सो इट ऑब्वियसली ओपन द गेट फॉर द न्यू मटेरियल एंड मार्केट। हमारे नई रॉ मटेरियल मिलेंगे, नई मार्केट मिलेगी, हम उनके साथ ट्रेड कर पाएंगे। सो दीज आर द साइंटिफिक factors. So thus all the above factors it provided an atmosphere for the development of mercantilist thought. इन सारे factors की वजह से mercantilist thought generate हुआ। economic factor, political factor, cultural factor, scientific factor। एक बार जल्दी से पढ़ते हैं। economic में क्या है? domestic economy से exchange economy की तरफ जा रही है, agriculture से industry की तरफ जा रही है, ट्रेड के लिए मनी की जरूरत है और मनी उस टाइम पे किस फॉर्म में अवेलेबल था? गोल्ड और सिल्वर की फॉर्म में। पॉलिटिकल फैक्टर्स क्या थे कि हर नेशन को अपनी इंडिपेंडेंस को प्रिजर्व करके रखना है। मींस वो दूसरे नेशन को क्या समझेंगे? एज एन एनिमी समझेंगे और वो क्या चाहेंगे? एक स्ट्रॉन्ग और पावर स्टेट
क्रिएट करना। मर्केंटलिस्ट क्या चाहते थे कि वो पॉलिटिकली इकोनॉमिकली एक्टिविटीज को रेगुलेट कर पाए, लोगों की एक्टिविटीज को। कल्चरल फैक्टर्स की तरफ लोगों को अब इंपॉर्टेंस समझ में आने लगी कि हम एक हेवनली लाइफ में नहीं जी सकते, सिर्फ एक खुद की जिंदगी में नहीं जी सकते, हमें वर्ल्डली इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो अब मनी एक इंपॉर्टेंट प्लेस लेने लगा लोगों की लाइफ में। साइंटिफिक फैक्टर्स की बात करें तो हमारे लिए नई इन्वेंशंस आई, कंपास आए, प्रिंटिंग प्रेस आई। कंपास से हम नई कंट्रीज का डिस्कवर कर सकते हैं, नई कंट्रीज मिलेगी तो इसका मतलब हमें नया रॉ मटेरियल, नई मार्केट मिलेगी। और अगर प्रिंटिंग प्रेस की बात करें तो हम अपने आइडियाज और नॉलेज को शेयर कर सकते हैं लोगों के साथ। सो दीज आर द फैक्टर्स व्हिच क्रिएट एन environment for the development of mercantilist thought। मर्केंटलिस्ट थॉट की अगर हम बात करें तो क्या फंडामेंटल एम था मर्केंटलिस्ट थॉट का? सबसे पहले इसका मेन एम था कंट्री को स्ट्रॉन्ग बनाना। कंट्री को स्ट्रॉन्ग बनाना मींस एक स्ट्रॉन्ग नेशन स्टेट बनाना, एक स्ट्रॉन्ग नेशन स्टेट को डेवलप करना। ठीक है, कंट्रीज की वेल्थ, एक कंट्री की वेल्थ आप कैसे टेस्ट कर सकते हो कि वो कितनी वेल्दी है? वो टेस्ट हो रही थी कि उसके पास कितना गोल्ड एंड सिल्वर है, कि एक कंट्री के पास जितना ज्यादा गोल्ड एंड सिल्वर है वो कंट्री उतनी ही वेल्दी है, वो कंट्री उतनी ही स्ट्रॉन्ग है। लेकिन क्योंकि गोल्ड और सिल्वर ही जनरली एक्सेप्टेबल है, अगर आप ट्रेड करोगे तो आपको गोल्ड और सिल्वर में करना पड़ेगा। लेकिन क्या गोल्ड और सिल्वर सबके पास हो सकते हैं? नहीं, ये तो नेचुरल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है ना, कि जहां पे माइंस हैं गोल्ड एंड सिल्वर की, इसका मतलब वो कंट्री तो इसका मतलब स्ट्रॉन्ग रहेगी। अब जिनके पास माइन नहीं है वो, उनके लिए बात आई ट्रेड की कि वो स्ट्रॉन्ग कैसे बन सकते हैं। वो स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं ट्रेड करने से। और ट्रेड हमेशा कैसा हो उनका? एक फेवरेबल ट्रेड हो। ट्रेड हमेशा कैसा हो? फेवरेबल ट्रेड उन्हें मिले, मींस एक्सपोर्ट हमेशा किससे ज्यादा हो? इंपोर्ट से ज्यादा हो, तभी तो आपके पास गोल्ड और सिल्वर आएंगे। तो ये मेन एम था ट्रेड मर्केंटलिस्ट का। ट्रेड को इतनी इंपॉर्टेंस दी गई, मतलब फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंस अगर दी गई तो वो ट्रेड को दी गई। इंडस्ट्री कॉमर्स को सेकंड दी गई और एग्रीकल्चर को तो बिल्कुल ही ना के बराबर, एकदम लीस्ट इंपॉर्टेंस दी गई। अब यहाँ पे स्टेट ने, मतलब गवर्नमेंट ने रेगुलेशन करना स्टार्ट कर दिया। मींस गवर्नमेंट का रेगुलेशन जो है वो इम्प्रूव होना स्टार्ट हो गया। सारी ही कंट्रीज का स्लोगन बन गया था, मोर गोल्ड, मोर वेल्थ, मोर पावर। जितना ज्यादा गोल्ड, उतनी ज्यादा वेल्थ, उतनी ही ज्यादा एक कंट्री की पावर होगी। तो सब इकट्ठा करने लगे गोल्ड एंड सिल्वर। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया भी कॉलोनियल रही ब्रिटिशर्स के अंडर, और ब्रिटिशर्स ने गोल्ड और सिल्वर इंडिया से लेके गए और अपनी कंट्री को क्या बना रहे हैं? स्ट्रॉन्ग नेशन स्टेट बना रहे हैं। तो सारी कंट्रीज का मेन स्लोगन क्या था? जितनी ज्यादा गोल्ड, उतनी ज्यादा वेल्थ, उतनी ही ज्यादा पावर। मतलब इन्होंने इंपॉर्टेंस देना स्टार्ट कर दिया मेटल्स को। मेटल्स को इंपॉर्टेंस क्यों देंगे? क्योंकि 16th सेंचुरी में अगर हम बात करें, देन वी हैव द ओनली फॉर्म ऑफ वेल्थ। हमारे पास सिर्फ एक लौती फॉर्म ऑफ वेल्थ थी, और वो थी गोल्ड एंड सिल्वर, जो जनरली क्या थी? एक्सेप्टेबल थी। तो जिसकी वजह से अगर हम बात करें, अगर एब्सोल्यूट मोनार्की का राइज हो रहा है कंट्रीज में, तो एब्सोल्यूट मोनार्की अगर बन रही है तो इसका मतलब उन्हें क्या चाहिए? टैक्सेशन चाहिए, टैक्स चाहिए। और टैक्स कैसे पॉसिबल होगा? जब किसी के पास मनी होगी, मनी होगी तभी तो टैक्स लेंगे ना। तो मनी किस फॉर्म में? गोल्ड एंड सिल्वर की फॉर्म में। दूसरी चीज, वॉर के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, वॉर के लिए 3 चीजें चाहिए, मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। मनी सबसे पहली चीज, सेकंड चीज मोर मनी, एंड थर्ड स्टिल मोर मनी। पैसा, पैसा और बहुत सारा पैसा किसके लिए चाहिए? वॉर के लिए चाहिए। और बहुत सारा पैसा कब आएगा? बहुत सारा पैसा जब भी आएगा जब आपकी नेशन, आपका स्टेट स्ट्रॉन्ग होगा। अगली चीज, एक्सचेंज इकोनॉमी को डेवलप करना। एक्सचेंज इकोनॉमी कैसे डेवलप हो सकती है? एक्सचेंज इकोनॉमी डेवलप हो सकती है सिर्फ जब आपके पास बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस हो। जब आपके पास बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस होगा, एक्सपोर्ट ज्यादा होगा, इंपोर्ट कम होगा, तभी आप जो है अपनी डेवलप कर सकते हो एक्सचेंज इकोनॉमी को। थॉमस मून स्पेशल मर्केंटलिस्ट, मतलब नाम अगर आता है ना, थॉमस मून का नाम आता है मेन मर्केंटलिज्म में, थॉमस मून। ठीक है, मर्केंटलिस्ट इस फैक्ट से बिल्कुल परे थे। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि बीओटी आप मेंटेन नहीं कर सकते हमेशा। आप एक फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड मेंटेन कर रहे हो, मतलब आपके पास गोल्ड आए जा रहा है, आए जा रहा है, आए जा रहा है। उससे क्या होगा?
आपकी इकोनॉमी में प्रॉब्लम आएगी इन्फ्लेशन की। और इस चीज को मर्केंटाइलिज्म ने नहीं देखा। उन्होंने तो बस एक तरीके से इंपॉर्टेंस दे दी कि गोल्ड सिल्वर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे तो हमें रखना ही रखना है। और अगर आपको भी पता है कि अगर इकोनॉमी में मनी का फ्लो ज्यादा होता है तो उस इकोनॉमी में इन्फ्लेशन भी आता है, और इन्फ्लेशन किसी इकोनॉमी के लिए, एक नॉर्मल इन्फ्लेशन चलता है बट एक हाई लेवल पे इन्फ्लेशन किसी भी इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। अब इसे क्रिटिकली एस्टिमेट करना स्टार्ट कर दिया गया। पहले तो सबको बहुत अच्छा लग रहा था, गवर्नमेंट का रेगुलेशन रहेगा, ट्रेड होगा फेवरेबल, हम स्ट्रॉन्ग नेशन स्टेट बनेंगे। लेकिन जब इसके नुकसान देखने लगे, एग्रीकल्चर को तो इन्होंने बिल्कुल ही ना के बराबर समझा, और सबसे ज्यादा इसका अगेंस्ट सबसे ज्यादा लोग गए फ्रांस में, वो समझेंगे क्यों नेक्स्ट में, ठीक है, फिजियोक्रेट्स में। सो मर्केंटाइलिस्ट थ्योरी की अगर हम बात करें तो इसको कई सारे राइटर्स ने बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज भी किया, अपोज भी किया। इसका अपोजिशन 17th सेंचुरी के एंड में बिल्कुल स्टार्ट हो गया था। इतना अपोज करा मर्केंटाइलिज्म के, और पर्टिकुलरली ये फ्रांस में ही अपोज हुआ। अगर हम बात करें मर्केंटाइलिस्ट की तो वो यूरोप के काफी सारे स्टेट्स में चली थी, लेकिन बेसिकली फ्रांस में इसको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया। इसके क्रिटिसिज्म में 18th सेंचुरी के एंड में जब एडम स्मिथ ने अपनी बुक लिखी वेल्थ ऑफ नेशन मींस एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कोज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, कि नेशन में जो वेल्थ जनरेट हो रही है उसका कारण क्या है, किस वजह से वेल्थ जो है वो जनरेट होती है। तो एडम स्मिथ ने बोला लेबर की वजह से वेल्थ जनरेट होती है, ठीक है। इसको भी हम डिस्कस करेंगे जब हम क्लासिकल इकोनॉमिस्ट की बात करेंगे। सो क्या क्या क्रिटिसिज्म थे मर्केंटाइलिस्ट के अगेंस्ट, उसकी पॉलिसीज के अगेंस्ट। सबसे ज्यादा इन्होंने इंपॉर्टेंस दी गोल्ड एंड सिल्वर को, अदर कमोडिटीज को तो बिल्कुल ही नेग्लेक्ट कर दिया, कॉमर्स को भी इन्होंने इंपॉर्टेंस दी, और एग्रीकल्चर को बिल्कुल खत्म कर दिया जो एक बेसिक चीज है, और अदर जो भी चीजें थी उनको भी बिल्कुल इग्नोर किया, सर्विसेज को तो ना के बराबर ही समझो। और प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी और टर्शरी में डिवाइडेड है ना हमारा सेक्टर, तो इसमें अगर हम देखें तो एग्रीकल्चर बिल्कुल खत्म, सर्विसेज बिल्कुल खत्म, सिर्फ ट्रेड ट्रेड एंड ट्रेड। और उनका ये जो बिलीव था कि एक फेवरेबल ट्रेड हमारा रहेगा, एक फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड रहेगा तो हम सिर्फ प्रॉस्पेरिटी की तरफ ही जाएंगे। उन्होंने ये बिल्कुल नहीं सोचा कि इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा और उसकी वजह से इकोनॉमी खराब ही होगी। और जो उनका बिलीव था कि एक नेशन, द बिलीव दैट द गेन ऑफ वन नेशन वाज नेसेसरी द लॉस ऑफ अनदर, एक को फायदा दूसरे को नुकसान, बैलेंस गेम, जीरो बैलेंस गेम की बात। यहाँ से एक क्वेश्चन आया हुआ है मर्केंटाइलिस्ट थॉट से कि एक नेशन का नुकसान होगा और एक नेशन का फायदा होगा, ये कौन से इकोनॉमिक थॉट में इसकी बात की गई है, ठीक है। तो ये किस में की गई है, ये की गई है मर्केंटाइलिस्ट थॉट में इसकी बात की गई है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें आगे और चीजों की, तो उसमें अगर हम देखें कि क्या क्या और एस्टिमेशन थे इसके, क्या किस तरीके से डिक्लाइन हुआ। तो इकोनॉमिक सिस्टम को जीरो सम गेम देखा गया, एक पार्टी का लॉस दूसरे का फायदा, ठीक है। अब डिक्लाइन किस तरीके से हुआ, डिक्लाइन कैसे हुआ मर्केंटाइलिज्म थॉट एक इकोनॉमी में। अगर हम बात करें अब किस चीज को इन्फ्लुएंस दिया गया था, स्मिथ को इन्फ्लुएंस देना स्टार्ट कर दिया था, एडम स्मिथ को। तो अंडर द इन्फ्लुएंस और द टीचिंग ऑफ एडम स्मिथ बैंकिंग डेवलप होना स्टार्ट हो गई, जिसकी वजह से रिड्यूस हो गई इंपॉर्टेंस किसकी, बुलियंस की, गोल्ड एंड सिल्वर की, कॉइन्स की। मार्केट एक्सपेंड हुई, जिसने ये शो किया कि फैक्ट्रीज और मशीनरीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसके, गोल्ड और सिल्वर को इकट्ठा करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम एक इकोनॉमी में फैक्ट्रीज और मशीनरी, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी की तरफ हम चले। तो इकोनॉमिक ग्रोथ जब किसी की होगी तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया जिसने सोसाइटी को बताया कि कंपटीशन जैसी भी कोई चीज होती है, आप कम्पीट करो, आप अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ाओ। और ये रियलाइज हुआ कि जितनी भी नेशंस की वेल्थ है वो इंक्रीज हो सकती है साइमल्टेनियसली अगर वो एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करेंगे नेचुरल रिसोर्सेज का। अगर एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करेंगे और साइंस और टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे तो वो अपनी इकोनॉमी को क्या कर सकते हैं, दूसरी इकोनॉमी के साथ compete करवा सकते हैं और अपनी इकोनॉमी को डेवलप कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप गोल्ड और सिल्वर इकट्ठा करके रखो और आपके पास जितना ज्यादा हो उतने ही आप स्ट्रॉन्ग हो, नहीं। तो इन सारी थिंग्स ने, इन सारे थॉट्स ने मर्केंटाइलिज्म थॉट को डिक्लाइन करना स्टार्ट कर दिया और स्मिथ का थॉट जो है वो जनरेट होना स्टार्ट हो गया। स्मिथ के थॉट से पहले फिजियोक्रेट्स भी आया था जो स्पेशली सिर्फ फ्रांस में चला था, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये सारे नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप शेयरिंग, कीप लर्निंग और अपना ध्यान रखना और खुश रहना एवरीवन। टेक केयर, बाय बाय।